नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश के सरकारी बैंकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में देश के सभी 12 सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक करने वाली है। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या बैंकों के मुनाफे या लोन डिस्ट्रीब्यूशन की समीक्षा की जाएगी, या पश्चिम एशिया संकट का बैंकों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने की कोशिश होगी। आखिर वित्त मंत्री को किस बात की चिंता है जो सता रही है, इसको करेंगे डिकोड। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले सरकारी बैंकों की होने वाली बड़ी समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे गिग इकोनॉमी की। खबरें आ रही हैं कि मोदी सरकार सभी गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। क्या है सरकार का नया आदेश, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में भारत और आईटी सेक्टर पर क्या होगा एआई का असर, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंटर की शुरुआत। क्या भारत का बैंकिंग सिस्टम किसी नए खतरे की आहट जो है वो महसूस कर रहा है? क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, महंगा होता तेल और जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी सरकारी बैंकों के लिए नई चुनौती बन सकती है? यही वजह है कि केंद्र सरकार अब सतर्क मोड में आ गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है जल्द ही देश के सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रही है। इस बैठक में सिर्फ मुनाफे और कर्ज की बात नहीं होगी, बल्कि उन संभावित जो है रिस्क यानी जोखिमों पर भी चर्चा होगी जो आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। एमएसएमई और रिटेल लोन में बढ़ते तनाव के संकेत, जमा यानी डिपॉजिट्स और कर्ज के बीच जो है बढ़ता अंतर, नए ईसीएल नियमों का असर और पश्चिम एशिया संकट से पैदा होने वाले आर्थिक खतरे, इन सभी मुद्दों पर सरकार की पैनी नजर। आखिर सरकार को किस बात की चिंता सता रही है, बैंकों को क्या निर्देश मिल सकते हैं और इसका आम निवेशक, डिपॉजिटर्स और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रवीण सर, ओवर टू यू। नहीं, देखिए, जुलाई में एक बड़ी बैठक वित्त मंत्री करने वाली हैं बैंकों के हेड्स के साथ, और इसमें जैसा आप बता रहे हैं कि इस बात पर चर्चा के आसार कम हैं कि बैंकों के एनपीएस किस तरह से काम कर रहे हैं, बैंकों का परफॉर्मेंस कैसा है। पहली बार संभवतः ऐसा हो रहा है जबकि बैंकों के परफॉर्मेंस को लेकर वित्त मंत्री की बैठक नहीं है, बल्कि इससे अलग एक मसला है जिस पर वित्त मंत्री अपना बैंकों से उनकी राय और उस पर पूरी समीक्षा करना चाहती हैं। और मामला है कि भविष्य के खतरों के लिए बैंक भारत के कितने तैयार हैं। और ख़ास तौर पर पूरा का पूरा मसला, चूँकि वित्त मंत्री बैठक कर रही हैं बैंकों के साथ, सारे सरकारी बैंकों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। 12 जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनके जो है प्रमुख इस बैठक में शिरकत करेंगे जी। अब ये मसला इसलिए महत्वपूर्ण है विशाल कि बैंकों के प्रॉफिट्स को अगर आप देखेंगे साल दर साल आधार पर, तो फिस्कल ईयर 2026 को अगर आप देखेंगे 2025-26 में, तो पूरे साल का जो 12 सरकारी बैंक हैं उनका संयुक्त प्रॉफिट तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का रहा है। 1,98,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक साल में बैंकों का रहा है, और ये रिकॉर्ड प्रॉफिट है। इसके बावजूद सरकार ये जानना चाहती है कि क्या आपके जो आने वाले जो कर्ज हैं, क्या वहाँ पर आपके लिए कोई स्ट्रेस पैदा हो सकता है। ख़ास तौर पर बात यहाँ पर रिटेल लोन्स की को लेकर है, एग्री लोन्स को लेकर है, और एमएसएमई के जो लोन्स हैं उनमें क्या कोई स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इसको लेकर बात है। एक मसला बड़ा ये है कि जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, उसका अगले 5-7 महीने में बैंकों की सेहत पर क्या असर हो सकता है। क्या इस जो वॉर है इसके स्पिल ओवर बैंकों पर भी दिखाई देंगे? क्या बैंकों पर के पास जो आने वाला पैसा है लोन का, उसमें डिफ़ॉल्ट और उसमें स्ट्रेस कुछ पैदा हो सकती है? ये कुछ महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर वित्त मंत्री बैंकों के साथ चर्चा करेंगे। सर, जहाँ तक मुझे याद है एमएसएमई पर तो स्ट्रेस पड़ा ही होगा सर, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने जो खबरें की थी मनी सेंट्रल में, इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हो पाने की वजह से तमाम फैक्ट्रियाज जो थे वो बंद होने के कगार पर आ गए थे। सूरत, नोएडा से तमाम खबरें आ रही थी कि मजदूरों का पलायन हो रहा था। गैस की जो क्राइसिस आई थी उसकी वजह से कहा गया था कि 2 सिचुएशन बन रहे थे। कई जगह प्लांट्स में गैस थे, इंडस्ट्रियल गैस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ थे तो वहाँ कर्मचारी नहीं थे, और जहाँ कर्मचारी थे वहाँ गैस की उपलब्धता नहीं थी। तो इन तमाम फैक्टर्स को तो हैम्पर किया ही है सर। ना, बिल्कुल, और इसी के अर्ली वार्निंग सिग्नल असल में फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिखाई दिए हैं। एमएसएमईज़ के लोन्स को लेकर ख़ास तौर पर, उसके बाद आपके पर्सनल लोन्स को लेकर, और फिर आपके जो एग्री लोन हैं, कृषि क्षेत्र के जो लोन हैं,
इनको लेकर सरकार को कुछ शुरुआती लक्षण ऐसे दिखाई दिए हैं कि जहां ये लग रहा है कि क्या यहां पर कुछ तनाव या स्ट्रेस पैदा हो सकता है और भविष्य में बैंकों के लिए जोखिम हो सकता है। इसके साथ ही जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है वो बैंकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि इन नियमों को आगे चलकर लागू होना है। बैंकों को इन तमाम जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उस पर पहले ही आपको प्रोविजनिंग करनी होगी। तो भविष्य के खतरों के लिए बैंकों को जब आज ही पूंजी उसके लिए अलग से निकाल कर रखनी होगी, तो ये बैंकों के लिए, क्या बैंकों के पास ऑलरेडी जो डिपॉजिट्स का एक तनाव है या एक प्रेशर है कि डिपॉजिट्स आ नहीं रहे, क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 17.5% के पार चली गई है अगर आप 31 मई तक के आंकड़ों को देखेंगे सालाना आधार पर। तो क्रेडिट ग्रोथ तो हो रही लेकिन डिपॉजिट नहीं आ रहे, और ऐसे वक्त में अगर बैंकों के पास से ये पूंजी ईसीएल के वजह से अगर बैंकों को प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है तो उसके क्या खतरे होंगे, ये साफ तौर पर इस समीक्षा बैठक में दिखाई देगा। एक अंतिम सवाल सर, माइथोस को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि उसको लेकर भी सरकार और तमाम तरह के सर्टेन और तमाम बीच में जो खबरें आई कि सरकार जो है इन्फोसिस को जो है डायरेक्शन दी और इन्फोसिस जो है मिलकर जो है इस खतरों को जो है टैकल करने की कोशिश करेगा। ये माइथोस वाला भी मामला चर्चा में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल। माइथोस का मसला जो एआई से संबंधित जो खतरे हैं उन पर निश्चित तौर पर बैंकों के साथ चर्चा होगी। ये देखा जाएगा कि बैंकों के जो प्राइमरी लेयर है जो साइबर सिक्योरिटी को रोकने की, जहां बैंकों का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, उसको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। क्या बैंकों को अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो किस तरह से अगले 15, 10 साल, 8 साल के लिहाज से उनमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों पर, और कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी। जाते जाते सर, किसी व्यूअर के लिए अगर ये वर्ड नया हो तो माइथोस 2-4 लाइन में आप समझा दीजिए क्या है? नहीं, बिल्कुल। माइथोस एंथ्रोपिक जो इस वक्त सबसे दुनिया में हलचल पैदा करने वाली एआई कंपनी है, उसका एक टूल है, एक मॉडल है, और ये मॉडल इस तरह से काम करता है कि किसी भी सिस्टम को अपने लेवल से ब्रीच कर सकता है, उसकी साइबर सिक्योरिटी को। इसको बाहर से किसी तरह के मैनुअल निर्देश की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से अपने आप से एक सिस्टम और उसके बाद दूसरे सिस्टम को ब्रीच कर सकता है, तोड़ सकता है। और माना ये जा रहा है कि सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम या आपके शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, इन तमाम से जहाँ पर भी आपके पैसे हैं, अगर माइथोस अगर वहाँ पे ब्रीच करने की कोशिश करता है तो बहुत मुश्किल लोगों के लिए हो सकती है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्या स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट और जेप्टो के जो है लाखों डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवरों की ज़िंदगी अब बदलने वाली? क्या वर्षों से सामाजिक सुरक्षा से दूर रहे गिग वर्कर्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ कवर और पेंशन जैसी सुविधाओं का रास्ता मिलने जा रहा है? दरअसल केंद्र सरकार ने ऐप बेस्ड कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे 21 जून तक अपने सभी गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है वो सुनिश्चित करें। सरकार का मकसद सिर्फ डेटा जुटाना नहीं है, बल्कि देश की तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी को एक औपचारिक पहचान देना है और करोड़ों वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत ढांचा जो है वो तैयार करना है। आखिर इस फैसले का गिग वर्कर्स, कंपनियों और पूरे रोजगार के बाजार पर क्या असर पड़ेगा, आइए प्रवीण सर से समझते हैं। नहीं, देखिए विशाल, गिग वर्कर्स को आप ये समझिए कि भारत का जो टोटल वर्कफोर्स है या लेबर फोर्स है वो तकरीबन 50 करोड़ का माना जाता है जी। उसमें अभी लगभग 1 से सवा करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स शामिल हैं। तो छोटा नंबर है, लेकिन आप समझिए कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, अगर 50 करोड़ के हिसाब से देखेंगे नंबर छोटा लगेगा, लेकिन सवा करोड़ की या 1 करोड़ की तादाद बहुत बड़ी है ऐसे लोगों की जो पूरी तरह से जो ऐप बेस्ड एग्रीगेटर हैं या राइड हेलिंग ऐप्स हैं या डिलीवरी ऐप्स हैं, इनके ऊपर टिके हुए हैं जी। अब दूसरी बात आती है कि जब 1 करोड़ सवा करोड़ लोगों की आजीविका, रोजी रोटी इस चीज़ पर टिकी हुई है, तो क्या उनके लिए कामकाज की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं? क्या सहूलियतें मिलती हैं? क्या जो सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, दुर्घटना बीमा हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जी, इन सबको क्या मुहैया कराया जा रहा है? क्या इस तरह के एक सोशल सिक्योरिटी नेट और कवर के दायरे में ये लोग हैं? उसका जवाब है नहीं। भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है जिसमें इतने बड़े जो तादाद है और जिसको ये बताया जा रहा है कि 2030 तक
इन गिग वर्कर्स की तादाद बढ़कर तकरीबन 2.5 करोड़ हो सकती है। 2 करोड़ 35 लाख के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो अब सरकार एक्शन में आई और उसको लेकर पिछले साल जब 4 जो लेबर कोड लेकर आई थी, उसमें जो एक सोशल सिक्योरिटी का कोड है, उसके तहत ई श्रम पोर्टल पर इनको रजिस्टर करना, अपने सभी जो जितने गिग वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करना जरूरी है, और अपने जो अपने पोर्टल हैं या अपने ऐप्स हैं उसको ई श्रम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करना, इन दोनों चीज़ों को मैंडेट किया गया है विचार। चलिए, अब गिग वर्कर्स किसे माना जाए, इसको लेकर भी एक नई बात आ रही है। नए नियमों के अनुसार कहा जा रहा है प्रवीण सर कि जो व्यक्ति किसी एक प्लेटफॉर्म पर साल में कम से कम 90 दिन काम करता है तो उसे गिग वर्कर माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कई प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है तो कुल मिलाकर 120 दिन काम करने पर ही वो गिग वर्कर की श्रेणी में आ जाएगा। और उदाहरण के तौर पर कौन कौन लोग आ सकते हैं उनको भी बात कर लेते हैं। जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर, स्विगी के डिलीवरी एजेंट, ओला उबर के ड्राइवर, रैपिडो ड्राइवर और ब्लिंकिट और जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर जो हैं वो सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ई श्रम रजिस्ट्रेशन शब्द बार बार हमको सुनने को मिल रहा है इस कहानी में। मान लीजिए कि उसमें वो आ जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, अगर वो लोगों को नाम आ जाएगा तो? एक बार ई श्रम पोर्टल रजिस्टर पर सारे के सारे गिग वर्कर्स अगर आ जाते हैं तो उसके 2-3 चीज़ें उसमें होने वाली हैं। एक तो सरकार को इस पूरी इकोनॉमी का सही आइडिया पता चलेगा कि साहब कितने लोग इस पूरे के पूरे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग इस कामकाज से जुड़े हुए हैं जी। उनकी पहचान, उनको एक यूनिक आईडी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। आप उसके बाद पोर्टेबिलिटी आसान हो जाएगी। मान लीजिए एक गिग वर्कर आज सपोज कीजिए स्विगी के साथ काम कर रहा है, कल को वो जोमेटो के साथ काम करता है, तो सरकार को ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति का जो है वो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुआ है, एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे काम कर रहा है। ये सारा इसी के जरिए होगा। दूसरी चीज़, एक बार जब सरकार के पास सारे आंकड़े होंगे तो सरकार इन सभी पोर्टल्स को, इन सभी ऐप्स पर इस बात का दबाव बना सकती है कि आप इनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दीजिए, आप इनको जो पेंशन है इसके लाभ से जोड़िए। ईपीएफ में और ईएसआईसी दोनों में अभी ये जी वर्कर जो है शामिल नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनको वर्कर का दर्जा अभी तक नहीं है जी। अभी जो जितने गिग वर्कर्स हैं इनको दरअसल ये पार्टनर मानते हैं, चाहे आप ड्राइवर पार्टनर हो, चाहे डिलीवरी पार्टनर हो, चाहे बाकी की चीज़ें हों। तो उनको एक दर्जा किस तरह वर्कर का मिलेगा, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से क्या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ ये एक ट्रांजिशन है, ये तय होगा। और यहाँ से सरकार इन पर यह दबाव बना सकती है कि साहब इनको आप बेसिक जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, चाहे पेड लीव देना हो, चाहे आपका कितने काम के घंटे हैं, आप किसी एक गिग वर्कर से आप अधिकतम कितने काम के घंटे एक दिन में करा सकते हैं, कितना न्यूनतम मिनिमम मतलब वेतन कितना होगा, इन तमाम चीज़ों को सरकार फिर सुनिश्चित कर सकती है। और सर, हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक खबर की भी थी कि तमाम देश भर के जितने गिग वर्कर्स थे वो हड़ताल करते हुए नजर आए थे। हम लोग ने कहा था कि 10 मिनट में जो आपको सामान मिल रहा है वो अब ना मिल सके, और कई तर्क दिए जा रहे हैं सर। वर्कर के जो संगठन है इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, यानी जिसको आप IFAT के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार ऐसे निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन कई कंपनियां जो है उन्हें गंभीरता से जो है लागू नहीं करती। नहीं तो गंभीरता से क्यों नहीं लागू करती? क्योंकि वो लेबर कोड में नहीं आया था। नहीं, गंभीरता से लागू न करने का सीधा सीधा जो फैक्टर है वो जुड़ा हुआ दरअसल पैसे से। अच्छा, जैसे ही आप इनको रजिस्टर करते हैं, इनकी तादाद पता चलती है और सरकार की तरफ से फिर निर्देश आते हैं कि आप इन सबको सोशल सिक्योरिटी में और तमाम दायरे में लागू कीजिए, लेकर आइए। अगर इन कंपनियों का 1 से 2% जो रेवेन्यू है या बाकी का जो खर्चा है उसमें 1 से 2% खर्चा भी बढ़ता है इस वजह से, तो आप ये समझिए कि हजारों करोड़ रुपए का खर्च इन कंपनियों पर बढ़ जाएगा इन गिग वर्कर्स के लिए। ओके, ऑलरेडी आप कहते हैं कि कैश बर्न कर करके कंपनियां टिकी हुई हैं। बिल्कुल, अब कंपनियां ज़्यादातर हैं लॉस में, जितने ऐप बेस्ड हैं तमाम जो हैं वो लॉस में चल रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी। कल हम लोगों ने मनी सेंटर में बात की 3800 करोड़ 2600 करोड़। बिल्कुल, तो जो लॉस में कंपनियां वो नहीं चाहती कि हम कैश बर्न करें, बाकी सब चीज़ें करें, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ को हम किसी भी तरह की सहूलियत दें। तो कंपनियां अपना दरअसल पैसा बचाने की जो मोटे तौर पर जो बात समझ में आती है वो यही है कि कंपनियां पैसे बचाना चाहती, इसलिए इस चीज़ में आनाकानी कर रही हैं कि इनको ई श्रम पोर्टल पर डाला जाए और आंकड़े उजागर हों, सरकार के पास पहुँचे।
सर ये तो बड़ी गंभीरता वाली बात है कि कंपनियां चाह रही हैं कि आप जो है दिन रात हमें जो है मजदूरों की तरह आप खटते रहिए और आप हमसे जो है वेतन बढ़ोतरी की या किस तरह की बोनस की बात मत कीजिए, छुट्टियों की बात मत नहीं कीजिए। तो अभी किसी तरह का कितने वर्किंग आवर्स होंगे? आप देखिए कि आपको डिलीवरी करने वाला, डिलीवरी पार्टनर जिसको कहते हैं जी, वो रात को 10 बजे भी आता है, 11 बजे भी आपके यहाँ डिलीवरी हो रही होल नाइट वर्क। है ना। तो क्या जो डिलीवरी में काम करने वाला व्यक्ति है उसके काम के घंटे निर्धारित हैं? क्या आप उसको किसी तरह का ओवर टाइम दे रहे हैं? और आपको याद होगा अभी जब मानेसर गुड़गांव बेल्ट या नोएडा में भी हुआ, उसके पीछे एक बड़ी वजह ओवर टाइम को लेके भी थी कि साहब हमारे एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स हैं 12 घंटे उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद हमको कोई ओवर टाइम नहीं है, समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। काम कब से कब तक है इसका कोई ठिकाना नहीं है, शिफ्ट कब है ये पता नहीं, कोई आपका वीकली ऑफ नहीं है। तो ये है। और दूसरी बात विशाल, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इस भारत में गिग वर्कर्स की तुलना आप जो दुनिया के तमाम दूसरे मुल्क हैं, स्पेन से कर लीजिए, अभी मैं डेवलप्ड इकोनॉमी से, डेवलप्ड इकोनॉमी में स्पेन से, यूके से, यूएस से, सिंगापुर से, और आपको बहुत लंबे चौड़े फ़र्क नज़र आएंगे। मसलन मिनिमम वेजेस तय हैं, पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन है। क्या इन कंपनियों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा? इसलिए कंपनियां पीछे हट रही कि आप कल को पेंशन की जो जिम्मेदारी है जी, वो आपके अगर खर्चे में आती है तो कंपनियां उसको उठाने से के लिए तैयार नहीं है। आपको पेड लीव्स हैं, तमाम तरह की सुविधाएं। और मैं तो ये देख रहा था कि साहब कमाई किस तरह की है। यूके का मैं जब इस तरह का आंकड़े निकालने की कोशिश की हमने कि बाकी के मुल्कों में गिग वर्कर जो हैं, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे मुल्कों में नहीं है, उनको कितनी कमाई होती है। यूके के आंकड़े मैंने देखे तो 2 लाख रुपए से लेकर 4,10,000 रुपए तक की, भारतीय रुपयों में अगर कन्वर्ट करके देख रहे हैं, इतनी पर मंथ की कमाई है एक गिग वर्कर की। कई बार हम लोग रील्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, बाहर विदेशों में ट्रक ड्राइवर कमाते हैं 2-2, 4-4 लाख रुपए। बिल्कुल। इसी के मुकाबले सिंगापुर में देख लीजिए तो लगभग 1,30,000 से 2,70,000, स्पेन में 1,20,000 से 2,20,000, और भारत से मुकाबला कर लीजिए 20,000 से लेकर 40,000 रुपये। तो इतना बड़ा फ़र्क है यहाँ पर आपके गिग वर्कर। और इसी वजह से, क्योंकि दूसरे मुल्कों में आपको तमाम तरीके की इनको सहूलतें देनी पड़ती तो हैं। चलिए प्रवीण सर, ये कदम उठा लिया जाएगा तब इन लोगों को राहत मिलेगी, ऐसे हम उम्मीद नहीं, करें। सरकार अपने बजट में भी ये बात कह चुकी है। इसी साल का जो बजट सरकार का आया था उसमें सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि साहब गिग वर्कर्स को हम तमाम तरीके की सुविधाएं देंगे और उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आने की कोशिश करेंगे। राघव चड्ढा साहब भी जो है सांसद महोदय थे, उन्होंने भी बहुत ही संसद में जो है इस मांग को, इस जो डिमांड को जो बड़ी प्रमुखता से उठाया था और उन्होंने भी बहुत करीबी से चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश की। तो चलिए हम तो ये कोशिश करते हैं कि जो इनसे रिलेटेड जितनी भी इनकी समस्याएं हैं वो जल्द दूर हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में बड़ा कदम उठा लिया है। कंपनी एंथ्रोपिक के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत टीसीएस अपने करीब 50,000 कर्मचारियों को क्लाउड एआई का एक्सेस देने जा रही है। हालांकि इस कदम से ये भी कहा जा रहा है प्रवीण सर कि इससे हायरिंग पर ब्रेक लग सकती है। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि सर कल ही एक खबर आई है कि अमेरिकी कंपनी है एक, सर जो रियल एस्टेट की कंपनी है, उन्होंने एक झटके में सर मतलब समझिए कि ओपन डोर है नाम, अमेरिकी रियल एस्टेट कंपनी है, और इसने अपने भारत में जितने ऑपरेशंस थे उसको जो है बंद कर दिया और एक झटके में जो है 250 से अधिक कर्मचारियों को जो है कह दिया कि टाटा बाय बाय। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कहानी इसलिए हम लोगों ने लिया मनी सेंट्रल में कि एआई, पहले हम लोग पढ़ते थे कि साइंस के आने से अच्छी बात भी होती है और बुरी बात भी होती है, उसी तरह एआई के रिलेटेड में भी हम आपसे जो है दोनों पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि इसके संभावित खतरे क्या हैं और इससे हम लोग कितने आगे जो है ऊंची छलांग लगा सकते हैं। नहीं देखिए, टीसीएस ने एंथ्रोपिक के साथ के क्लाउड एआई को के साथ हाथ मिलाया है और ये कहा है कि 50,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं टीसीएस के, उनको क्लाउड एआई का एक्सेस मुहैया कराया जाएगा ताकि वो इसमें एक्सपीरियंस्ड हो सके कि किस तरह से इसमें कामकाज किया जाता है, किस तरह से चीज़ें आसान हो सकती हैं। इसके बाद इसको एंटरप्राइज जो बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें दोनों कंपनियाँ पार्टनरशिप करके काम करेंगी। तो टीसीएस की एक कोशिश ये है। लेकिन इसके साथ आप देखिए कि अभी ही 1-2 दिन पहले टीसीएस की 31st एजीएम हुई थी विशाल, और उसमें एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि साहब आप ये समझ लीजिए कि पहले जिस तरह से
टीसीएस हायरिंग करती थी, अब वो दौर खत्म हो गया, वो दौर बीत गया। अब आधे हमारे एम्प्लॉय होंगे और आधे एआई एजेंट्स होंगे। जाहिर तौर पर इसका मतलब ये है कि हेड काउंट अब जो आईटी कंपनियां हैं उनमें वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। ओके। तो क्या ये ऐसा मौका है जहां पर नौकरियां बड़ी तादाद में जाएंगी? इस सवाल का मौजूदा अगर हम जवाब ढूंढते हैं विशाल, तो वो साफ तौर पर ये नज़र आता है कि हाँ, इस तरह के आसार अभी और इस तरह की आशंका सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कि बड़ी तादाद में, और हमने कल भी इस बात को किया था कि आईसीआईसीआई बैंक को उससे लेकर और आप आईटी कंपनियों तक उठा लीजिए, 5,000 से लेकर 20,000 एम्प्लॉय पर कंपनी का छटनी जो है हमको देखने को मिल रही है। जितनी बड़ी कंपनियां उतनी बड़ी क्योंकि आईटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा हेडकाउंट होते हैं, बड़ी तादाद पर वहाँ छटनियाँ दिखाई दी हमको पिछले पूरे 1 साल में जी। तो अब आप इसको ये मानकर चलिए, और इसको लेकर जो मोहनदास पै हैं वो कह रहे हैं कि साहब आपको हैवीली इन्वेस्ट करना होगा। तो बात एक घूमकर ये भी आ जाती है कि देश में नौकरियां बचाने के लिए और एआई के जरिए नई नौकरियां क्रिएट करने के लिए भारत को दरअसल भारी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करना होगा विशाल। ओके ओके। और क्या इस कहानी में सर फिर से हम लोग उन कहानियों को जोड़ सकते हैं जो शंकर शर्मा साहब जो कहते हुए दिख रहे हैं और जो रुचिर शर्मा साहब की बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए, शंकर शर्मा जो बात कह रहे थे उसको कल भी हम लोगों ने उस पर बात की थी और कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस जिम्मेदारी से बच जाएं, आनाकानी करें। बिल्कुल। और मोहनदास पै साहब हैं, वो जो इन्फोसिस के फॉर्मर जो सीएफओ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि देश की जो टॉप 10 कंपनियां हैं जी, उनके पास ये मौका है कि वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट एआई में करें, अदरवाइज भारत इस रेस में कहीं पीछे छूट जाएगा। तो कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से पीछे इस बात को कह के नहीं हट सकती कि साहब 150 करोड़ की आबादी है और हम 8-10 कंपनियां ही क्यों इन्वेस्ट करें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ओके। तो ये तर्क बहुत जायज़ साबित नहीं होता। क्या सर इन जो आप टॉप की 10 कंपनियों का नाम आप ले रहे हैं उनको क्या कोई सरकारी सहायता भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? सरकार इस एंगल में, इस पूरे पिक्चर में कहाँ है? सरकार अपनी तरफ से, देखिए, अब सरकार का एंगल ये समझ लीजिए कि भारत की जो जीडीपी है टोटल, उसमें आरएनडी की हिस्सेदारी या आरएनडी का जो खर्च है वो 0.7% है। और मोहनदास पै साहब कह रहे हैं कि कम से कम इसको 3 से 4% बढ़ाने की जरूरत है। तो सरकार यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर सकती है कि सरकार इन तमाम चीज़ों में अपनी एक प्रेरणा दे कि साहब आप जो है वो आगे बढ़िए। सरकार एक फैसिलिटेशन दे सकती है, उनको मौका मुहैया करा सकती है, सहूलतें दे सकती है कि आप आइए, हमारी तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे आपको और आप एआई में भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि भारत का कोई भी एक बड़ा मॉडल ग्लोबल लेवल पर एआई में दिखाई नहीं देता। प्रवीण सर, इस साल का बजट कितने लाख करोड़ का था? 60 लाख करोड़ के आसपास का था ना? बिल्कुल सर, क्यों ऐसा हर बार देखने को मिलता है कि हम लोग शिक्षा पर, हेल्थ पर, आरएनडी पर इतना कम पैसा खर्च करते हैं एंड वी स्पेंड मोस्टली ऑन डिफेंस, सैलरीज एंड पेंशन? नहीं, डिफेंस पर खर्चा जरूरी, तो सरकार के लिए मजबूरी है, करना पड़ेगा। सैलरी पेंशन भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो सरकार की एक तरह से लायबिलिटी में आती हैं, ऑब्लिगेशन है सरकार का, उसको सरकार को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को बाकी के जो खर्चे हैं, सरकार को अपने खर्चों को देखना होगा कि उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। आरएनडी पर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका हेल्थ केयर हो, तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सरकार के खर्च जो है अगर आप बजट को देखेंगे उस हिसाब से 2 से 3% है सर। बिल्कुल। तो उसको कब बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सर? क्या इस सरकार की फिलॉसफी में बदलाव आएगा तभी ये चीज़ें बदलेंगी। बाबुओं की फिलॉसफी, बाबुओं की सोच में बदलाव आएगा, बदलाव तभी दिखाई देगा यहाँ। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ बैंकों के लोन रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जमा यानी डिपॉजिट उसी गति से नहीं आ रहे। नतीजा ये है कि बैंकों के सामने फंडिंग का दबाव बढ़ता जा रहा है और लोन डिपॉजिट का अंतर 3.8 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में सरकार ने एक नया रास्ता चुना है, गाँव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बैंकिंग ग्रोथ का अगला बड़ा इंजन बनाना। रीजनल रूरल बैंक से लेकर जन समर्थ पोर्टल और तो और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर तक एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है ताकि करोड़ों ग्रामीण परिवारों को जो है औपचारिक तरीके से बैंकिंग और सस्ते कर्ज से जोड़ा जा सके। अब चूंकि मामला जो है क्रेडिट ग्रोथ वर्सेस जो है डिपॉजिट ग्रोथ का है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो है गांव वाला भी एंगल है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ मामला अटक रहा है? 3.8 लाख करोड़ का डेफिसिट है। बिल्कुल, सीधे तौर पर यह समझकर चलिए कि क्रेडिट ग्रोथ जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस हिसाब से डिपॉजिट आपका
आपके बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। 31 मई तक का जो आंकड़ा है इस साल का, उसमें सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ 17.7% रही है, डिपॉजिट ग्रोथ 12.2% रही है। और अगर आप उसमें देखेंगे कि जो मौजूदा जो फिस्कल है, इसके पहले 2 महीने में कितना क्रेडिट लिया गया, तो वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट लिए गए इतने 2 महीने में, जबकि डिपॉजिट जो है वो 2,30,000 करोड़ रुपए के घटे हैं। डिपॉजिट नीचे आए हैं, क्रेडिट बढ़ा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3,80,000 करोड़ रुपए का एक फंडिंग का गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछूंगा सर कि ये जो डेटा, ये तो डेटा वाली बात हो गई, इस ऐसे समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अपने चरम पर है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, वेज जो है वो स्टैग्नेंट है, ऐसे समय में लोगों के पास जो है अपने बैंक पे जो जमा है पैसा वो कम होता जा रहा है, और कर्ज जो है जैसा कि आप बता रहे 17.7% की जो है बढ़ोतरी हो रही है। आज से मुझे याद है सर, आज से 6-7 महीने 8 महीने पहले जब हम लोग मनी सेंटर किया करते थे, तब कहा जाता था कि लोगों की माली हालत ऐसी हो गई कि 10-10 हज़ार के लोन लेने पड़ रहे हैं, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, और उसी ट्रैप में जो है इकॉनमी फंसती हुई चली जा रही है। तो क्या अभी भी वैसा ही माहौल हो गया है सर? देखिए, इसको अब क्या सरकार यहाँ पर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्री जुलाई में बैंकों की समीक्षा करेंगी, उनके कामकाज की, सरकारी कामकाज की, क्या वहाँ पर जो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर पर देखिए 3 जगह ऐसी दिखाई दे रही हैं, एक एमएसएमई लोन, एक एग्री और एक आपका पर्सनल लोन के मोर्चे पर। तो क्या यहाँ पर अगर आप पर्सनल जो इंडिविजुअल जो लोन अकाउंट्स हैं, वहाँ पर क्या आप इन समस्याओं को आते हुए देख रहे हैं, जिस वजह से क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है? लेकिन तमाम जो दूसरे लोग हैं उनका एक अलग तर्क है विशाल। एक जानकारों का एक तबका ये कहता है कि आपकी इतनी मजबूत क्रेडिट ग्रोथ अगर है, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ को की तरफ इशारा करती है, एक बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी क्रेडिट ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब लोगों से लेकर एंटरप्राइज तक या कारोबार तक सभी तबका बड़े पैमाने पर लोन ले रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि आगे चलकर इससे पैसा बन सकता है, या असेट्स आप एक्वायर कर रहे हैं इस लोन के जरिए, या मेरी ऐसी हालत है कि मैं इसको रिपे कर दूंगा, ये भी लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल, या आपको लग रहा है कि आप इस स्थिति में होंगे कि आप इस पैसे को आसानी से चुका सकते हैं या इसके जरिए पैसा कमा सकते हैं बिजनेस के हिसाब से। ठीक है। तो एक तो तर्क ये आ रहा है कि साहब मजबूत आर्थिक ग्रोथ, और आप अगर देखेंगे कि पिछले साल की आर्थिक ग्रोथ, मजबूत आर्थिक ग्रोथ जो है बिल्कुल रही है, तो उस हिसाब से नए साल में अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखेंगे तो वो ये बताता है कि इकोनॉमी के लिहाज में भारत एक मजबूत पायदान पर खड़ा हुआ है। जी। दूसरी बात, FCNR भी जो डिपॉजिट्स को, फॉरेन करेंसी जो डिपॉजिट्स हैं, उस पे जो RBI ने एक बड़ा फैसला किया है, जहां रियायतें दी गई हैं, उसके जरिए ये माना जा रहा है कि 50 से 70 जो है बिलियन डॉलर का इनफ्लो आपका आ सकता है। अगर इसको देखेंगे तो ये डिपॉजिट में रुपये के टर्म में कम से कम 5,70,000 करोड़ रुपए का बैठता है। इसका मतलब ये जो 17.5% की क्रेडिट ग्रोथ है और जो डिपॉजिट का गैप है, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो इस रकम से पूरा हो सकता है। यानी बैंकों के ऊपर जो प्रेशर है ऊंची कॉस्ट पर पैसे जुटाने का, वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा, जो पर्सनल लोन वाला मामला है सर। देश की ऐसी भी हालत है सर कि जिस समय हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, तो 1-2 खबरें ये भी आती हैं कि तमाम कपल्स जो है रील्स के माध्यम से या न्यूज़ में आती ही चीज़ें कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सैलरी और सेविंग्स जो है मात्र 2500 है। और इसको लेकर तमाम जो है बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं वो भी खबर लिखते हैं कि बताइए इस तरह से जो इन्फ्लेशन है और जो इतनी बढ़ती हुई खर्च है कि लोग अपने खर्चों को जो है मैनेज करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। ये थोड़ी क्या चिंताजनक वाली बात है, क्या इसको भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में? नहीं, बिल्कुल ये चिंताजनक बात है कि लोन्स की एवरग्रीनिंग हमेशा एक चिंताजनक बात होती है। और अगर आपको याद होगा, पिछले 1-1.5 साल में हमने जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को लेकर देखा, सबसे बड़ा, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र या दूसरे जगहों पर जहां माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं या ज़्यादा उनका लोन दिया हुआ है, उन सब जगहों पर एक बड़ी समस्या इस बात की थी कि जो लोग पैसा ले रहे हैं वो लोन्स की दरअसल बड़े पैमाने पर एवरग्रीनिंग कर रहे हैं। यानी आपसे पैसा लिया और उस पैसे को चुकाने के लिए दूसरा एक कर्ज ले लिया।
इस कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज ले लिया। तो ये एक बड़ा, और इसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर संकट आया। अगर पर्सनल लोन्स में इस तरह की चीज़ें हैं तो ये एक खतरे का संकेत है। लेकिन अगर आप कम से कम 12 जो सरकारी बैंक हैं, अगर आप उनके आंकड़ों को देखेंगे तो एनपीएस का लेवल जो है वो ऑल टाइम लो के आसपास है। बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। बैंकों का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, इसी वजह से वो आप समझिए कि एक तो रिकॉर्ड मुनाफा पिछले फिस्कल ईयर में दिखाई दिया। पहले क्वार्टर के भी अगर आप मुनाफे के आंकड़े देखेंगे तो 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस मौजूदा फिस्कल की फर्स्ट क्वार्टर में जो 12 सरकारी बैंक हैं उनका संयुक्त अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, कंबाइंड नेट प्रॉफिट, तो वो 44,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, जो एक साल पहले के मुकाबले 11% बढ़ा, तब 39,900 करोड़ रुपए के आसपास था। तो बैंकों का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब एक ये भी है कि बैंकों को प्रोविजनिंग कम करनी पड़ रही है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, जिस तरह से डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर जो है शंकाएं हैं, कल ही एक जो खबर आई जिसको हम लोगों ने मनी सेंटर में डिस्कस किया, सीडी रेशियो को लेकर कहा गया था, तो उसमें जो 100 बीपीएस का कट होगा। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या जो सीडी रेशियो में जो गिरावट आएगी उस वजह से डिपॉजिट ग्रोथ और नीचे जाएगा या ऊपर बढ़ सकता है सर? नहीं, देखिए सीडी जो रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है, वो 82.8% पर सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो खराब माना जाता है आपका 80% से जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही। इसका मतलब है आप अगर हर 100 रुपए को उधार दे रहे हैं, अगर आपके पास हर 100 रुपए हैं तो उसमें से आप 82 रुपए उधार दे रहे हैं और बाकी का आपके पास 12 रुपए के आसपास आपके पास डिपॉजिट है। तो ये एक उत्तम स्थिति या ठीक स्थिति नहीं मानी जाती। बैंकों के पास डिपॉजिट का संकट है, इसीलिए क्रेडिट रेशियो और क्रेडिट बढ़ रहा है, इसीलिए ये जो सीडी रेशियो है ये आपको ऊंचा दिखाई देता है विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।